मतलब ये कि मैं दुनिया के पहले इंसान को देख रहा हूं जो डांट खाने का नाम सुनकर ही हंस रहा है, मतलब जिसे डांट खाने में खुशी मिल रही है। इतना बदलाव भाई, परम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रशांत बोला, छोटे सच कहूं तो मैं प्रेम को जीना चाहता हूं, उसके हर रंग को रूह से महसूस करना चाहता हूं। फिर चाहे वो रंग खुशी के हों, मिलन के हों, रूठने के हों, मनाने के हों, डांटने के हों या प्रेम से समझाने के हों। मैं बस डूबना चाहता हूं प्रेम के उस सागर में जो अनंत है। और मैं जानता हूं कि अर्पिता वही है जिसका इंतजार मैंने वर्षों से किया है, जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कनें पहली बार बढ़ी हैं। प्रशांत की बात सुन परम कहता है, भाई इससे पहले तो आपने कभी मुझसे इस बारे में ऐसी बात नहीं की। आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप ही हैं जिन्होंने आज मुझसे अपने छोटे भाई से खुलकर अपने ख्यालात के बारे में बातचीत की है। मतलब आप, आपकी ख्वाहिशें, आपकी सोच सब पहली बार शेयर की है आपने। इतना मैं जानता था कि आप जिस किसी को भी पसंद करेंगे ना, तो वो पहली और आखिरी पसंद होगी आपकी, लेकिन उससे कभी कहेंगे नहीं, बस बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ निभाते जाएंगे। लेकिन आज आपकी सोच जानकर मैं हैरान हो गया हूं भाई। मतलब अब क्या कहूं, मेरे शब्द ही खत्म हो गए हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आपके रिश्ते को किसी की नजर न लगे, क्योंकि ऐसे रूह के रिश्ते होते अनमोल हैं, लेकिन कम समय के लिए होते हैं ना छोटे। हमारा रिश्ता बहुत आगे जाएगा, तुम और ये सारी कायनात गवाह बनेगी इस बात की। मैं मानता हूं कि मेरी बातें अभी अजीब लग रही होंगी तुम्हें, या तुम्हारी ज़बान में कहूं तो फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन छोटे वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगे कि कभी कभी किसी की सोच अलग हो सकती है, जिसे समझना हर किसी के वश की बात नहीं। हाँ भाई, ये बात तो सही कही आपने। अब आपकी सोच जानकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब तक मैं आपको 50% भी नहीं जान पाया। हैरान हूं मैं ये सोचकर कि आज के ज़माने के होकर भी आपके ख्यालात तो सदियों पुराने हैं। एक लड़का होकर भी आपके ख्यालात हैं कि आप प्रेम को रूह से जीना चाहते हैं, इसके हर रंग में रंगना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं आप इसके हर रंग में। छोटे, इसमें लड़की या लड़के वाली कोई बात नहीं है। लड़का हूं तो क्या हुआ, लड़कों की क्या ख्वाहिशें नहीं होती, उनका दिल नहीं होता, उनके सपने नहीं होते, उनके अरमान, उनकी इच्छाएं नहीं होती। सब होता है छोटे, लड़कों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि जिम्मेदारियों के बोझ के चलते वो भावनाएं दिल के किसी कोने में दब जाती हैं, या वो किसी रिश्ते में बंधने पर उस रिश्ते की खुशी के लिए उन भावनाओं को मार देते हैं और उफ तक नहीं करते। वो दूसरों की खुशी में भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वहीं जब किसी रिश्ते में महत्वाकांक्षाएं सर उठाने लगती हैं तो सारा दोष हम लड़कों पर डाल देते हैं और वो रिश्ता दम तोड़ देता है। ओ माय गॉड भाई, सच में आज तो मुझे शौक पर शौक दे रहे हैं आप। बस बस, अब बाकी का ज्ञान कर लूंगा आपसे। अभी जाकर डांट खाने का मजा लीजिए, साथ ही मैं भी मजे ले लेता हूं आपके साथ। परम ने हंसते हुए कहा और नीचे भाग आए। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे प्रशांत भी आ गए और वो आकर अर्पिता के सामने खड़े हो गए। अर्पिता ने कुछ नहीं कहा और प्रशांत का हाथ पकड़ ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। गिटार ले टेबल पर रख देती है वो और खामोशी से बिना कुछ कहे खून से सनी हुई पट्टी उतारने लगती है। उसकी खामोशी को देख वो परम की ओर देखते हैं तो परम भी कंधे उचकाकर अनजान बनने का इशारा कर देता है और वहां से उठकर अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। अर्पिता भी बिना प्रशांत के चेहरे की ओर देखे बड़ी खामोशी से पट्टी उतार देती है। जख्म को देख उसका जी मचलाने लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर बैठते हुए मेडिसिन लगा दोबारा पट्टी कर देती है और कहती है, इसे हम श्रुति के कमरे में लेकर जा रहे हैं ताकि अगली बार जब जरूरत पड़े तो हमें ढूंढना ना पड़े। अर्पिता जाने के लिए मुड़ती है तो हर बार की तरह इस बार फिर उसे रुकना पड़ता है, तो वो शांति से पीछे मुड़ती है और बिना प्रशांत के चेहरे की ओर देखे दुपट्टा निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है तो प्रशांत हाथ पीछे कर लेते हैं। ये देख अर्पिता उठती है और एक गहरी सांस ले मुड़कर सीधा श्रुति के कमरे की ओर दौड़ जाती है, जिस कारण उसका दुपट्टे का एक सिरा प्रशांत के हाथ में तो दूसरा उसके तन से सरक उलझा हुआ गिटार पर जाकर गिर जाता है। हे ठाकुर जी, इतनी नाराजगी, अब मैं इसे दूर करूं तो करूं कैसे? कहाँ तो मैं इससे बात कर इसकी परेशानी का कारण जानना चाहता था और अब कहाँ खुद ही नाराज कर दिया। खुद से कहते हुए वो उसकी चुन्नी संभालकर एक तरफ रख देते हैं। वहीं अंदर अर्पिता ने कबर्ड से शॉल निकालकर ओढ़ ली और श्रुति के पास जाकर बोली, तो तुम्हें समझ आ गया टॉपिक, अब कोई परेशानी तो नहीं है? कहते हुए अर्पिता बाथरूम की ओर दौड़ जाती है। अप्पू क्या हुआ, तुम ठीक हो? कहते हुए श्रुति उसके पीछे आती है। क्या हुआ अप्पू, तुम यूं अचानक दौड़ी क्यों चली आई? कमरे में आती हुई श्रुति ने अर्पिता से पूछा तो अर्पिता बोली, कुछ नहीं श्रुति, वो हमें याद आ गया कि हमने कपड़े उठाकर रखे या नहीं, तो बस देखने आ गए। ओ गॉड, तुम ऐसे दौड़कर आई, मुझे लगा जाने क्या बात हो गई होगी। श्रुति ने कहा तो अर्पिता बस मुस्कुरा दी और दोनों बाहर चली आईं और दोनों सोफे पर बैठकर बतियाने लगती हैं। बातें करते हुए श्रुति का हाथ उसके बालों पर जाता है। उसके रूखेपन को देख श्रुति कहती है, अप्पू प्लीज मेरे बालों की चंपी कर दो ना, देखो कितने रूखे हो गए हैं। ओके, अर्पिता ने कहा तो श्रुति बोली, तुम रुको, हम अभी ऑयल लेकर आते हैं। कहकर श्रुति अंदर चली जाती है तो प्रशांत बात करने का अच्छा मौका मिलेगा सोचते हुए अर्पिता से कहते हैं, अप्पू हम भी लाइन में हैं। जी, लेकिन आपका नंबर श्रुति के बाद ही आएगा। अर्पिता ने गंभीरता से संक्षिप्त में उत्तर दिया। शुक्र है अभी बात ज्यादा भी बिगड़ी नहीं है, प्रशांत ने मन ही मन खुद से कहा और वहीं बैठकर अर्पिता को निहारने लगे। श्रुति तेल लेकर आ जाती है तो अर्पिता उसके बालों में चंपी करने लगती है।
हल्के हाथों से करने के कारण श्रुति को नींद आने लगती है और वो जम्हाई लेने लगती है। ये देख प्रशांत उससे कहते हैं, श्रुति मुंह धो लो, नींद आने लगी है तुम्हें। हाँ भाई, वही करना पड़ेगा अब, श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही प्रशांत श्रुति की जगह पर आकर बैठ जाते हैं। अर्पिता ऑयल निकालकर चंपी करने लगती है तो प्रशांत बातचीत शुरू करते हुए कहते हैं, अप्पू नाराज हो? नहीं, तो इतनी चुप क्यों हो? बोलने के लिए ही नहीं है कुछ। अच्छा बताओ, एकेडमी में क्या हुआ था, क्यों परेशान थी तुम? अर्पिता जानबूझकर पूर्वी वाली बात छिपा जाती है और कहती है, नहीं कुछ खास नहीं थी, वो बस थोड़ा तनाव था क्लास को लेकर कि आगे कोई परेशानी आए तो कैसे हैंडल करें, तो बोल दिया हमें परेशानी है, घर बैठकर बात करते हैं। पक्का यही बात थी ना? हाँ यही बात थी। और ऐसा कहकर वो मन ही मन सोचती है, शान हम इतने स्वार्थी नहीं है कि अपनी परेशानियों में अपने प्रेम के लिए कोई समस्या खड़ी कर दें। आपने हमारे लिए इतना सब किया, वही बहुत है। हम आगे जो करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आप तक बात जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आप भी एकेडमी के ही सदस्य हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। बाकी अब तक जो हम बचपना करने लगे थे वो नहीं करना चाहिए था। ये तो वही हिसाब कर रहे थे हम कि आपने उंगली दी पकड़ने के लिए और हम कलाई पकड़ अपनी हद पार करने लगे। सॉरी शान। ये लफ्ज उसके मुंह से निकल ही जाते हैं, जिन्हें सुन प्रशांत ने पूछा, सॉरी किस लिए अप्पू? कुछ नहीं, ये तो ऐसे मुंह से निकल गए, अर्पिता बोली। और ये सुन प्रशांत मन ही मन सोचते हैं, बेटा प्रशांत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ही दिल दुखा दिए तुम। बड़े आए प्रेम को महसूस करने वाले, उसे जीने वाले, ऐसे इसके ख्यालों में डूबे कि इसी का मन दुखा बैठे। दरअसल वो अभी भी यही समझ रहे हैं कि कुछ देर पहले जो हुआ उसकी वजह से अर्पिता नाराज है। अब उन्हें क्या पता कि अर्पिता उनके साथ साथ खुद से भी नाराज है। वो नाराज है अपनी महत्वाकांक्षाओं से, प्रशांत की परवाह को प्रेम समझने की वजह से, उसकी दोस्ती के रिश्ते को कुछ और समझने की वजह से। और ये बदलाव जो अर्पिता में आया वो त्रिशा की बात सुनकर आया, उनके चित्रा और त्रिशा के साथ उनके रिश्ते को लेकर आया है। सच ही कहा है किसी ने कि प्रेम के धागे इतने महीन होते हैं कि हर धागा शांति और धैर्य से ही सुलझाया जा सकता है, और प्रेम की राहें तो इससे भी कठिन होती हैं, जो दिखने में इतनी आसान, साफ सुथरी, बाधाओं रहित दिखती हैं कि चंचल मन सहर्ष ही उस राह की सुंदरता देख लुभाते हुए उस ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन जब राह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं तब प्रेम की कसौटी की परख होती है, और यही कसौटी प्रशांत और अर्पिता के जीवन में तब से शुरू हो चुकी है जब से इन दोनों को ही प्रेम का एहसास हुआ। एहसास दोनों को है, लेकिन अपनी भावनाओं का, एक दूसरे की भावनाओं से अभी तक दोनों अनजान हैं। शान सुनो, ऑयलिंग हो चुकी है, अब हम जाते हैं, ठीक है? अर्पिता ने कहा और वो वहां से उठकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद प्रशांत भी उठकर परम के पास चले आते हैं। परम भाई, बात बनी कि नहीं? नहीं छोटे, बहुत नाराज है, इतना कि ठीक से बात भी नहीं कर रही है। परम सही है, अब शेर को सवा शेर मिल ही गया, अब आप जानो और वो जाने, मुझे अभी बीच में नहीं पड़ना। ठीक है छोटे, मैं ही कुछ सोचता हूँ, कहते हुए प्रशांत अपने रूम में चले जाते हैं और बैठकर अप्पू को मनाने के तरीकों के बारे में सोचने लगते हैं। समझ लेना चाहिए कि उसकी जिंदगी में कोई खास आ चुका है। तो अब बताओ कौन है वो जिसने मेरे इस बेटे को अकेले अकेले मुस्कुराना सिखाया? शोभा की बात सुन प्रशांत कहते हैं, वही है जिसे आप उस दिन किरण के घर मिली थी, जिसे देखकर आपको लगा था कि उसे मेरे साथ होना चाहिए। अर्पिता, शोभा ने चौंकते हुए कहा। जी ताई जी, अर्पिता। लेकिन वो तो उस दिन हादसे में। नहीं ताई जी, उस दिन अर्पिता की ट्रेन छूट गई थी। और फिर वो धीरे धीरे सारी बातें संक्षिप्त में बता देते हैं, जिसे सुन शोभा कहती है, वो ठीक है और तुम्हारे साथ में है, ये जानकर मन को सुकून मिला, लेकिन उसके माँ पिताजी भी तो उस ट्रेन में थे। प्रशांत जी ताई जी, वो थे, और ठाकुर जी की कृपा से वो अब ठीक भी हो रहे हैं। दरअसल उनका शरीर जल चुका था और दोनों का कानपुर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शोभा तो क्या अर्पिता इस बारे में जानती है? प्रशांत नहीं ताई जी, वो परेशान होगी, और ये सोचकर मैंने उसे नहीं बताया। तो उस दिन जन्मदिन वाले दिन अर्पिता वहां नहीं थी जब हम आए थे तुम्हारे रूम पर? शोभा की बात सुन प्रशांत जी मुस्कुराते हुए बोले, वो वहीं थी, आशी, याद है आपको? हाँ वही ना, जो उस दिन घूंघट में थी। मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन शिष्टाचार की वजह से कुछ पूछा नहीं। शोभा ने सोचते हुए कहा, जी वो अर्पिता ही थी, वो खुद ही अभी सबसे छिपकर रहना चाहती है। किरण की दादी ने बहुत कुछ सुनाया है उसे, उस पर ये ट्रेन हादसे में उसका सुरक्षित रहना, ये समाज उसके लिए और प्रश्न खड़े करता, तो जब तक उसके पेरेंट्स ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए उसने ये जीवन चुना है। प्रशांत की बात सुन शोभा कहती है, जैसा उसे ठीक लगे उसका ध्यान रखना, और हाँ अभी कोशिश करना शीला को इसकी भनक ना लगे, नहीं तो वो क्या करेगी बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम के प्रेम विवाह करने के बाद से ही वो लड़कियों की तस्वीरें देखने लगी है, ये तो तुम और मैं दोनों मिलकर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। तुम्हारे प्रेम की भनक लगी तो फिर सपने ही देखते रह जाओगे। प्रशांत नहीं देखूंगा ताई जी, आप और बड़ी ताई जी है ना, जैसे प्रेम भाई की बात बनवाई थी ना, वैसे ही कोई ना कोई जुगाड़ लगा देना। हट नटखट, बड़ी जल्दी है। शोभा ने कहा तो प्रशांत बोले, जल्दी नहीं ताई जी, मैंने तो बस कहा है, बाकी अर्पिता का इंतजार तो मैं लाइफ टाइम तक कर सकता हूँ और करूंगा भी। लेकिन ताई जी एक परेशानी है।
क्या बेटे? शोभा ने पूछा तो प्रशांत बोले, मुझे अभी तक उसके मन की बात नहीं पता। लो, मन की बात पता नहीं और मेरे साहबजादे चले हैं सपने देखने। शोभा ने कहा तो प्रशांत ने उठकर कहा, कैसे पता करूं? वो कुछ पता चलने दे तब ना। परवाह भी करती है, गुस्सा भी करती है। अगर मैं नहीं दिखूं तो मुझे ढूंढती है, और दिख जाऊं तो ऐसे भागेगी जैसे कोई इंसान नहीं भूत देख लिया हो। अब बताओ मैं क्या समझूं? ओहो, तो अब तुम ही बताओ कि करना क्या है? शोभा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। प्रशांत, करना कुछ नहीं है ताई जी, आपने पूछा था तो मैंने बता दिया। बाकी अब जब तक वो अपने मन की बात नहीं कहेगी तब तक ये सीक्रेट हम तीनों के बीच रहना चाहिए। शोभा हैरानी से, अब ये तीसरा कौन है प्रशांत? कौन क्या ताई जी? अपने घर का सबसे नटखट और सबसे छोटा परम। अरे क्या किया परम ने प्रशांत? शीला ने कमरे में अंदर आते हुए पूछा, और शीला को अचानक से आया देख प्रशांत बुदबुदाते हैं, माँ आ गई, अब ये साथ में फोटो जरूर लाई होंगी। कोई बहाना सोच लूं जब तक ये फोटो दिखाती हैं। फोन फोन हाँ फोन कहकर प्रशांत फोन उठा लेते हैं और खुद ही परम के फोन पर कॉल लगाकर उसे कट कर देते हैं। प्रशांत की यह हरकत देख शोभा कहती है, तुम भी परम से कम नहीं हो। हाँ भाई जो ठहरे, कजन ही सही। कॉल देख परम कॉल बैक करता है तो प्रशांत शीला के कुछ कहने से पहले ही फोन ले छत की ओर भाग जाते हैं। प्रशांत के इस तरह जाने पर शीला कहती है, देखा जीजी, मैं फ्री होकर जैसे ही बात करने आई इसके पास ये फोन ले चला आया। अब आप ही बताओ, मैं क्या इसकी कोई दुश्मन हूं जो मेरे आते ही फुर हो जाता है? शीला की बात सुन शोभा मुस्कुराते हुए कहती है, सच में उसका फोन आ गया था, परम का था। अब जब ये वहां नहीं है तो हालचाल तो लेना ही होगा, है कि नहीं? हमने तो इसे अचानक बुला लिया परम की शादी से रिलेटेड सारी बातचीत के लिए। अब दिन ही कितने रह गए हैं? बचे हैं 40-45 दिन ही, और ये दिन यूं ही देखते देखते निकल जाएंगे। हाँ जी आप सही कह रही हैं, मैं भी ना एकदम से कुछ सोचने लगती हूँ। अब ये तो अभी आएगा नहीं, एक काम करते हैं, हम दोनों चलकर बाकी सारे काम निपटा लेते हैं, शीला ने कहा और दोनों बातें करते हुए वहां से चली जाती हैं। वहीं छत पर प्रशांत परम का फोन कट कर वीडियो कॉल लगाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। प्रशांत, छोटे आज हॉल में कैसे बैठे हो? कैसे क्या भाई, आज श्रुति ने बाहर से खाना मंगवाया है तो आज की मेरी छुट्टी। ओह, वैसे श्रुति है कहाँ? प्रशांत ने पूछा। ये सुन परम उठा और बालकनी के पास जाकर खड़े होते हुए बोला, श्रुति यही हॉल में है, लेकिन अर्पिता वो एकेडमी से आने के बाद कमरे से बाहर ही नहीं निकली। लेकिन क्यों छोटे, तूने कुछ मजाक या शरारत तो नहीं की? साफ साफ बता मुझे, प्रशांत ने फिक्रमंद हो पूछा। तो परम अपने स्वर को गंभीर करते हुए बोला, हाँ भाई, मैंने उनसे कहा कि आप घर गए हैं और चाची आपको लड़कियों की फोटो दिखाएंगी, और मेरी इस बात पर वो खामोश हो कमरे में चली गई, तब से निकल कर आई नहीं। सॉरी भाई, वो तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम सॉरी मत कहो छोटे, ना जाने किस बात से उसने खुद को दायरे में बांध लिया है। ना मैं पता कर पा रहा हूँ, ना ही समझ पा रहा हूँ कि हुआ तो हुआ क्या। क्या डर सता रहा है उसे जो वो एकदम से इतनी बदल गई है? कुछ तो चल रहा है उसके मन में, तभी तो वो आजकल जरा सा समय मिलते ही चित्रा के पास जाकर बैठ जाती है। प्रशांत ने सोचते हुए कहा तो परम बोला, भाई हो ना हो, ये आपके और चित्रा के रिश्ते को लेकर कश्मकश में है। अगर ये आजकल चित्रा के साथ ज्यादा समय व्यतीत कर रही है तो एक ये बात भी हो सकती है इनके इस बदलाव की। हाँ छोटे, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है, लेकिन फिर इस वजह से कुछ नहीं कह रहा कि जब वो ही आगे कुछ नहीं कहना या सुनना चाहती तो मैं क्या बोलूं? भाई बोलना नहीं, करना पड़ेगा। आपको चित्रा और खुद की जो दोस्ती का रिश्ता है ना, उसे छोटी भाभी को समझाना पड़ेगा, तब जाकर आपको पहले वाली छोटी भाभी वापस मिलेगी, नहीं तो बस इंतजार ही मिलेगा दोनों को। ठीक है छोटे, तो एक काम करो ना, ये फोन अर्पिता को देकर आओ, मुझे उससे अभी बात करनी है। प्रशांत ने कहा तो परम ठीक है भाई कहकर फोन ले श्रुति के कमरे में चले जाते हैं, जहां अर्पिता की हल्की लाल आंखें देख वो समझ जाते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी। परम अर्पिता से, आपके लिए फोन। जी कहकर अर्पिता फोन हाथ में लेती है तो परम वहां से चले जाता है और जाते हुए दरवाजा भी बंद कर देता है। अर्पिता बिना शान की ओर देखे, हाँ शान कहिए। पहले मेरी ओर देखो। शान, इतनी जिद काहे करते हैं आप? अभी तो नहीं की मैंने जिद, अगर करने पर आ गया तो तुम क्या करोगी? तो यही कहने के लिए फोन किया था आपने? फोन किया था तुमसे कुछ पूछने और बताने के लिए। प्रशांत ने उसकी बात सुन गंभीर होकर कहा तो अर्पिता बोली, क्या बताने के लिए शान? यही कि मुझे आने में एक दिन और लगेगा, तो कल की क्लास तुम अटेंड कर लेना प्लीज। ठीक है, और कुछ नहीं तो हम रखें? और एक नजर वो चुपके से प्रशांत को देखती है। शान, ठीक है बाय। बाय कहे फोन कट नहीं करती, रख देती है अर्पिता और सोचती है, पता ही नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ। 1 सप्ताह हो गया, चित्रा तो इतनी अंतर्मुखी है कि आपके बारे में बात तक करना पसंद नहीं करती ऑफिस में, और अगर हम कुछ कहें तो ये क्या झिड़क देती है, बॉस की बुराई करना अच्छी बात तो नहीं। अब भला हमें कैसे पता चले? अब जो होगा ईश्वर खुद ही करेंगे। वहीं अपने घर में बैठे हुए प्रशांत भी यही सोचते हैं कि इस बात को सुन लाल आंखें हो रखी हैं तुम्हारी, लेकिन फिर भी अपने मन की बात को जुबान पर नहीं आने दे रही हो। हे ठाकुर जी, अब आप ही कुछ करो। ऊपर देखते हुए वो हाथ जोड़ कहते हैं और छत से नीचे चले आते हैं। वहीं परम अपना फोन लेने कमरे में आते हैं तो अर्पिता का उतरा हुआ उदास चेहरा देख वो उसके पास उचित दूरी बनाकर बैठते हुए कहते हैं, जब तकलीफ हो रही है तो उसे बयां भी करो। भाई से नहीं कह सकते, मुझसे तो बोल सकती हैं ना आप।
अब आपसे क्या बोले हम। परम, वही जो इस समय आपके मन को बहुत तकलीफ दे रहा है, इतना कि आपकी इन हल्की लाल आंखों का कारण है वो। उधर फोन पर आवाजें सुन प्रशांत अपने कमरे में बैठ आवाज का कारण पता करने लगते हैं। अर्पिता, हाँ, आपसे बोल सकते हैं क्योंकि आप हमारे राजदार हैं ना। ये सच है कि हमारे मन में एक बात है जो हमें आपके भाई की तरफ बढ़ने से रोक रही है, और वो है आपके भाई और चित्रा का रिश्ता। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी इस दोस्ती में प्रेम छुपा है जो अभी सामने नहीं दिख रहा, लेकिन कभी ना कभी वो सामने आएगा। अब आप यही देख लीजिए, जब उन्हें चोट लगी थी तब वो ही आई थी त्रिशा को लेकर। भले ही छोटा सा जख्म था लेकिन आई थी ना। और त्रिशा, वो नन्ही सी बच्ची, उनमें कहीं ना कहीं अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती है। हालांकि उसे अभी नहीं पता कि पिता होते क्या हैं, लेकिन आप खुद देखिए, चित्रा के बाद अगर त्रिशा को कोई प्यारा है तो वो शान है। ऐसे में हम उनके बीच कैसे आ सकते हैं। हमने अभी जैसे तैसे खुद को रोका है और ये हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे। कहते कहते अर्पिता की आंखें भर जाती हैं तो परम कहता है, और आप इस बात को लेकर इतना चिंतित हैं। अब ये बताओ, मेरा भाई है ही इतना हैंडसम और केयरिंग कि किसी को भी उससे प्रेम हो जाए, लेकिन क्या आपको मेरे भाई की तरफ से ऐसा महसूस हुआ कि वो आपको छोड़कर चित्रा या किसी और के इतने करीब है कि उसके लिए किसी से लड़ाई मोल ले? आपको कभी लगा कि उन्होंने किसी और के लिए खुद को बदला हो? हमेशा चाय चाय करने वाले मेरे भाई को आपके हाथ की एक कॉफी का इंतजार रहता है। बताइए, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भाई ने किसी और लड़की की इतनी परवाह की हो कि उसके लिए वो सर्दियों की बारिश में भीगे हों? बताइए, जवाब दीजिए ना। जाने क्या लूल जलूल सोचकर बैठी हैं आप। परम की बात सुन अर्पिता भावुक हो जाती है। वो बस इतना ही कह पाती है, हम सच में पगली हैं, इतनी सी बात नहीं समझ पाए। वहीं दूसरी ओर फोन पर अर्पिता की बात सुन अपने आंसू पोंछते हुए शान कहते हैं, पगली ही हो तुम, मेरी पगली। अब रूठे हुए को कैसे मनाएं मुझे तो पता भी नहीं। नया नया कदम रखा है इस राह पर, तो कैसे पता करूं। अप्पू, तुम भी ना चिल्ला लेती, नाराजगी जता देती मुझ पर, तो तुम्हारा सारा गुस्सा निकल जाता। लेकिन नहीं, बस खामोश हो गई। और बोली भी तो क्या, हम ये श्रुति के रूम में लेकर जाते हैं ताकि आगे जरूरत पड़े तो कहीं और ढूंढना ना पड़े। बोली तो ऐसे जैसे मैं हर बार यही गलती दोहराऊंगा। अब क्या करूं मैं। काश ये ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट होता तो यूं ही हैंडल कर लेता मैं। खुद से ही बड़बड़ाकर कहते हुए वो इधर से उधर घूमने लगते हैं। नहीं, शान बैठे हुए काम नहीं चलेगा, जाकर कोशिश शुरू करो। कहते हुए वो कमरे से बाहर आकर अर्पिता को ढूंढने लगते हैं। अर्पिता श्रुति के साथ बैठकर बात करने में मशगूल होती है। श्रुति, अप्पू, बहुत दिन हो गए बाहर घूमे नहीं है ना, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अब हम क्या बताएं, तुम्हारा मन हो तो चला जाए घूमने, नहीं तो घर में तो है ही। अर्पिता बोली, शान यही आसपास है। ये महसूस कर उसने एक सरसरी नजर चारों ओर डाली तो हॉल से कुछ दूर खंबे के पास खड़े शान को देख वो श्रुति से कहती है, हमें याद आया श्रुति, हमने कल के लिए कपड़े तैयार ही नहीं किए, प्रेस कर रख दें जाकर, सुबह तो जल्दी रहती है सभी को। कहते हुए अर्पिता उठकर श्रुति के कमरे में चली जाती है। उसकी ये गतिविधि देख शान उदास होते हुए खुद से कहते हैं, अब तू क्या करेगा शान, लगता है ये तुझसे भाग रही है। अब जो भी करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये नाराजगी बढ़ती ही चली जाए। वहीं अर्पिता कमरे में अंदर आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है। रात गहराती जाती है तो सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। परम और श्रुति दोनों नींद की आगोश में पहुंच जाते हैं तो वहीं अप्पू और शान दोनों की आंखों से नींद भाग चुकी होती है। शान बिस्तर पर लेटे लेटे उकता जाते हैं तो उठकर बैठ जाते हैं और बुदबुदाते हुए कहते हैं, तुमने तो हमारी नींदें भी चुरा ली अप्पू। छत पर चलता हूँ, जाकर उस चांद से ही दो बातें कर लूं, तुम तो रूठ कर बैठी हो। कहते हुए वो सदे कदमों से दरवाजा खोल छत पर बढ़ जाते हैं और अपनी पसंदीदा जगह बैठकर बतियाने लगते हैं। वहीं अर्पिता भी करवटें बदल बदल कर थक जाती है, सो वो भी उठकर छत का रुख करती है, जहां प्रशांत को देख वो खुद से कहती है, इतनी रात को भी चैन नहीं है इन्हें। लास्ट अक्टूबर की मध्य रात्रि को एवे ही बिना गर्म कपड़ों के छत पर बैठे हैं। वो वहीं से दबे कदमों से नीचे लौटती है और बालकनी से शॉल उठाकर वापस आ जाती है। वो आगे बढ़ती है और पीछे से शॉल उड़ाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। गुस्सा करती हो लेकिन उससे भी ज्यादा परवाह करती हो, शान धीमे से कह मुस्कुराते हैं। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। सच में अप्पू? जी शान। तो अप्पू तुम सच में नाराज नहीं हो मुझसे? नाराजगी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए शान। वजह अप्पू? हाँ, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भाग रही हो? प्रशांत की बात सुन अर्पिता ने उसकी ओर देखा और बोली, नहीं शान, सच में ऐसा नहीं है, न जाने क्यों आपको ऐसा लग रहा है। अप्पू, मैं शाम से नोटिस कर रहा हूं, जब से चित्रा और त्रिशा यहां से गई हैं तुम खामोश सी हो गई हो। काहे? इसे खामोशी कहाँ कहते हैं शान, इसे अल्पभाषी कहते हैं। एक मिनट, कहीं तुम्हें चित्रा के आने से कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेरा मतलब है उसकी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, या नीचे कुछ ऐसा हुआ हो जो शायद ठीक नहीं हो? कहीं चित्रा ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? कोई सवाल जवाब? हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो सवाल जवाब कहाँ से होंगे? तो तुम्हारी इस खामोशी की वजह क्या है अप्पू? मैं शाम से सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ, प्लीज कुछ तो बोलो। शान, हम क्या बताएं आपको, और आप हमारी खामोशी से इतना क्यों परेशान हो रहे हैं?
आखिर हैं तो हम दोस्त ही ना, अर्पिता ने शान की आंखों में देखते हुए कहा। तो शान दोहराते हुए बोले, सिर्फ दोस्त अप्पू? हाँ, फिर तो तुम्हारी खामोशी की वजह जानना मेरा हक है अप्पू। वजह कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। और अब नीचे चलिए, सर्दी बहुत हो रही है, अर्पिता ने कहा। तो दोनों नीचे चले आते हैं। नीचे आ प्रशांत वहां से सीधे अपने कमरे में चले आते हैं और वहां जाकर सोचते हैं कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है तो मैं इसी में ही खुश हूँ। वो बस मुस्कुराती हुई मेरे सामने होनी चाहिए, इससे ज्यादा की चाह मुझे नहीं है ठाकुर जी। ऐसे ही मन प्रार्थना करते वो कब नींद के आगोश में चले जाते उन्हें खुद पता ही नहीं चलता। इसी तरह एक सप्ताह निकल जाता है। प्रशांत और अर्पिता के बीच अब सीमित ही बातचीत होती है, वो भी चिट के जरिए, क्योंकि अर्पिता शान के आगे आने से कतराती है। वहीं प्रशांत भी समय के साथ उसकी नाराजगी के कम होने का इंतजार करने लगते हैं। ऑफिस में अर्पिता चित्रा का मन टटोलने के उद्देश्य से उसके साथ वक्त बिताने लगती है। इसी बीच अर्पिता पूर्वी और युवी से बातचीत करती है। उन दोनों की बातों और विचारों को जानती समझती है और युवराज से उसके माँ पापा को पूर्वी के घर जाकर पूर्वी के माँ पापा से एक बार बात करने के लिए कहती है। तो युवी बात कर अगले सप्ताह आने को बोलता है। अगले दिन वो सभी खुद से सारे काम करते हैं और हेलमेट उठा बाहर जाते हुए परम से कहते हैं, छोटे, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, तो मेरा इंतजार नहीं करना और सबका ध्यान रखना, ठीक है? कहते हुए वो एक निगाह चारों ओर डालते हैं। प्रशांत की ये बात सुन अर्पिता एक बार चोरी छुपके उसकी ओर देखती है और फिर नजर चुराकर अपना काम करने लगती है। प्रशांत हेलमेट उठाकर नीचे चले आते हैं और बाइक चालू कर वहां से निकल जाते हैं। वहीं ऑफिस के बाद अर्पिता अकेडमी जाकर पूर्वी से मिलती है, जहां स्टाफ रूम में बैठी पूर्वी उसे बताती है कि उसके पापा ने युवी के पेरेंट्स की खूब बेइज्जती की है और तो और अब पापा खन्ना अंकल से शादी की बातचीत आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। क्या मतलब एक सप्ताह का इंतजार व्यर्थ ही रहा और बात बिगड़ गई, वो अलग? अच्छा ये बताओ, जब वो लोग बात कर रहे थे तब क्या आप वहीं आसपास थी? आप उन लोगों से मिली थी क्या? अर्पिता ने पूछा तो पूर्वी बोली, नहीं, मैं उनके सामने नहीं गई। पूर्वी की बात सुन अर्पिता ने गहरी सांस ली और बोली, ओके, तो एक ही रास्ता बचा है पूर्वी आपके पास। अब अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो बताओ, हम कुछ मदद करें। मतलब मैं समझी नहीं, पूर्वी ने कहा। तो अर्पिता बोली, आपके पास दो रास्ते हैं पूर्वी। पहला ये कि आप इस नन्ही सी जान को समाप्त कर अपने पापा की पसंद के लड़के से विवाह कर लें, और दूसरा ये कि ये सब छोड़ छाड़ कर आप यहाँ से निकल जाएं और युवराज के साथ कहीं दूर एक खूबसूरत छोटा सा जहां सजाएं। मतलब आप हमें यहाँ से जाने की सलाह दे रही हैं मैम? पूर्वी ने चौंकते हुए कहा। तो अर्पिता बोली, सलाह नहीं, हम बस आपके सामने जो सिचुएशन है, हालात है और उनका जो समाधान हो सकता है उस बारे में वही बता रहे हैं। अब इतना तो तय है कि अगर आपको इस नन्ही सी जान और युवराज का साथ चाहिए तो यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। इसमें एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि युवी के माता पिता आपको नहीं अपनाएं, तो ऐसे में अब आपको खुद को मजबूत रखना होगा हर परिस्थिति के लिए। हम अभी यही कहेंगे कि आप एक बार सारी बातों के बारे में सोच विचार कर निर्णय कर लें और फिर हमें बताएं, और विचार भी जल्दी ही कर लें तो सही रहेगा। ठीक है मैम, मैं युवी से इस बारे में बात करती हूँ, पूर्वी ने कहा। तो अर्पिता सोचने लगी और कुछ क्षण बाद बोली, ठीक है, आप बात कर लेना और जो भी निर्णय हो वो हमें बता देना, हमें इंतजार रहेगा। और अब तुम जाओ क्लास में, यहाँ ज्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं है। ओके मैम, कहकर पूर्वी उठकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता भी उठकर क्लास में चली आती है और वो दोनों क्लास एक साथ अटेंड करती हैं। लर्नर्स के साथ उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी होती है, इतनी कि अब प्रशांत की क्लास के छात्र भी उसकी क्लास अटेंड करने में खूब एंजॉय करते हैं। शाम को अर्पिता परम के साथ घर आ जाती है और ऊपर आते ही उसकी नजरें चारों ओर घूमने लगती हैं। ये देख परम कुछ सोचकर कहते हैं, आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं आने वाले हैं, वो घर निकल गए हैं, चाची जी ने उन्हें घर बुलाया है। परम की बात सुन अर्पिता कहती है, लेकिन उन्होंने आने का बोला था। परम, अब अचानक प्लान बना तो उन्होंने आपसे कहा नहीं। ये सुन अर्पिता थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, ठीक है, लेकिन वो घर गए अचानक से काहे, सब ठीक तो है वहां? अर्पिता की बेचैनी देख परम अर्पिता से कहता है, अब आप दोनों को तो बस इंतजार ही करते रहना है तो करो, लेकिन चाची जी अब और इंतजार न करने वाली, भाई को बुलाया है उन्होंने और इस बार तो कोई ना कोई रिजल्ट निकलकर सामने आएगा ही। और वो अर्पिता के चेहरे की ओर ऐसा कहकर देखने लगते हैं, इस उम्मीद से कि ये बात सुन अर्पिता कुछ बोले या प्रशांत के सामने ही अपने प्रेम का इजहार ही कर दे। वहीं अर्पिता परम की बात सुन कहती है, अच्छा है, और वहां से कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है और खुद को व्यस्त कर लेती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख परम मन ही मन कहता है, इतनी बड़ी बात सुनकर भी मेरी छोटी भाभी की खामोशी ना टूटी तो फिर कब टूटेगी? अब कोई ना कोई ऐसा ही टेढ़ा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सोचते हुए परम कमरे से चले जाते हैं। उधर प्रशांत अपने घर होते हैं, जहां शोभा, शीला, कमला उसके और बाकी सबके हालचाल लेती है। सबसे फ्री हो प्रशांत अपने कमरे में बैठ अर्पिता के बारे में सोच रहे होते हैं। शोभा और शीला कमरे में आती हैं और प्रशांत को कमरे में अकेले बैठ मुस्कुराते देख शोभा हल्का सा खांसती है। आवाज सुन प्रशांत सामने देखते हैं तो अपनी माँ और बड़ी ताई जी को देख मुस्कुराना छोड़ गंभीर हो बैठ जाते हैं। शीला, कहाँ हो? अरे जरा यहाँ आकर मेरे ऑफिस की फाइल निकाल दो, प्रशांत के पिता ने आवाज देते हुए कहा। तो शीला वहां से चली जाती हैं।
उसके जाने के बाद शोभा उठकर दरवाजा फेर प्रशांत के पास बैठती है तो प्रशांत छोटे बच्चे की तरह उनकी गोद में सर रख लेट जाते हैं।